भाइयों, क्या हाल चाल। भैया जैसा कि 10वीं क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, पहले ही चैप्टर आपको मिलेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें से बोर्ड में सवाल पक्का आते ही हैं और बहुत सारे आते हैं। तो भैया उसी को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में मेजरली पहले हम 4 टाइप्स की बात करेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा रेडॉक्स रिएक्शन को हम अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली रिएक्शन है हमारे सामने कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, एक वर्ड छुपा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो, क्या, कंबाइन। और कंबाइन का मतलब क्या होगा बेटा, मिलना। तो इसमें क्या होगा सर, एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, वो क्या होंगे, आपस में कंबाइन होंगे, मिल जाएंगे और मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट हम लोगों को बना करके देंगे। उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा सभी के बारे में, फिलहाल छोटा छोटा सा समझो बेटा। नेक्स्ट आती है डीकंपोजिशन, और डीकंपोजिशन में भी एक छोटा सा वर्ड हमें दिख रहा है, डीकंपोज। डीकंपोज मींस ब्रेक डाउन या फिर टूटना। तो यहां पे क्या होगा सर, हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो सिंगल रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा। वो सिंगल रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा। तीसरा आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, देखो सीन कुछ ऐसा है, इसमें एक पर्सन कैसा होगा, अकेला। पहचानने के लिए बता रहा हूं, एक पर्सन अकेला होगा और दूसरा जोड़े में होगा। एक पर्सन अकेला होगा और दूसरा पर्सन जोड़े में होगा। तो भैया अगर जो पर्सन अकेला है, अगर वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा पावरफुल है, तो वो दूसरे वाले पर्सन को क्या कर देगा, वहां से डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पे खुद जाकर के लग जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो भैया ये सिंगल है और ये दो लोग जोड़े में घूम रहे हैं। अगर इस वाले बंदे के पास ज्यादा पैसे हुए, ये ज्यादा पावरफुल हुआ बी वाले से, तो पक्का इसकी गर्लफ्रेंड इसे छोड़ के इसके साथ जाने वाली है। तो ये क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, बी की जगह पर अब ए आ जाएगा और अब की बार बी अकेला घूमेगा। ठीक है, ये जीवन की सच्चाई भी है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। चौथा आता है बेटा हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, क्या सर यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे? जी हाँ, यहां पर क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। मतलब यहां पर तो एक अकेला था और एक जोड़े में, यहां पे आपको दोनों ही क्या मिलने वाले हैं, जोड़े में मिलने वाले हैं, ए बी प्लस सी डी। अगर भैया दोनों ही जोड़े में मिलने वाले हैं तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। यहां पे एक्सचेंज ऑफर चलने वाला है, तो देखो समझो कैसे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस को समझते हैं। देखो, आप कोई भी कंपाउंड देखोगे तो उसमें हमेशा सीन कुछ ऐसा होगा, जो पर्सन पहले होगा ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे वाले के ऊपर नेगेटिव। सिमिलरली पहले वाले पे पॉजिटिव और दूसरे वाले पे नेगेटिव। 99% ऑफ कंपाउंड्स में आपको ऐसा ही मिलेगा। एक दो कुछ एक्सेप्शन है, वो बाद में बता देंगे आपको। तो भैया पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की। तो अब देखो, ए किसके पास चला जाएगा, डी के साथ चला जाएगा, और ये वाला पॉजिटिव किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। मींस दूसरी चीज क्या बनेगी, सी बी बन जाएगी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। अब इन चारों रिएक्शंस को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो नंबर फर्स्ट। ठीक है भैया, तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट हमें बना करके दे देते हैं। जैसे ए और बी कोई दो रिएक्टेंट हमने मान लिए और उन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट हमें बना के दे दिया, दैट इज ए बी। नाउ कम टू द पॉइंट, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछने वाला कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन बताओ। ठीक है, आपसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कैसे पूछेगा वो सुनते हैं, पर पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं।
पहले कुछ बेसिक एग्जांपल देखते हैं। देखो मैंने आपसे कहा कि ये वाली बात तो आप सबको पता है कि कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो क्या बना लेता है, CO2 बना लेता है। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? जी सर, ये दो लोग आपस में कंबाइन हो रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना करके दे रहे हैं। दूसरी रिएक्शन बेटा हम सबको पता है पानी भी कैसे बनता है, H2 plus O2 इट विल गिव्स H2O। यहाँ पे भी दो लोग कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना करके दे रहे हैं। पर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो ये इंपॉर्टेंट होने वाली है ना ही ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर सर कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। भैया आपके चैप्टर में एक एक्टिविटी भी है इस रिएक्शन पे बेस्ड कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग बर्न कर रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। बर्न करने का मतलब है जला रहे हैं, और जलाने के लिए कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है सर जी, ऑक्सीजन। याद रखना ऑक्सीजन आग लगाने का काम करती है और CO2 आग बुझाने का काम करती है। तो जब आप मैग्नीशियम को बर्न करोगे मतलब उसकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होगी तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है बेटा, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। कैसा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो सवाल यहीं से बन जाता है कि भैया आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा तो आपको एक कंपाउंड मिला जो कि व्हाइट कलर का पाउडर है, बताओ वो क्या है, तो दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरी चीज, जब आप ये रिएक्शन करोगे तो इस रिएक्शन में बाहर हीट भी निकलेगी, रिएक्शन में बाहर हीट भी निकलेगी। बेटा चैप्टर में भी आगे बताऊंगा जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है उन रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उन रिएक्शंस को सर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो लोग मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही। पहला पॉइंट कि सर ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, पर साथ ही साथ सर इसमें हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होने वाली है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन से, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। क्या सर यहां से और कुछ सवाल भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। समझो, आप जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे तो बेटा बर्न करने से पहले क्या करते हैं, उसको सैंड पेपर से हम लोग रब करते हैं। सर क्यों करते हैं सैंड पेपर से रब, यही आपसे एग्जामिनर पूछने वाला है। आप लोगों ने फूलझड़ी चलाई है, बिल्कुल चलाई होगी, है ना। देखो फूलझड़ी पे भी क्या लगा होता है, मैग्नीशियम ही होता है वो भी। तो आपको पता होगा अगर आपने पुराने साल की फूलझड़ी आप जलाने लगो तो क्या एकदम से जल जाती है, नहीं जलती सर। तो भैया ऐसा ही आपका मैग्नीशियम रिबन है, वो एकदम से नहीं जलने का, आपको उसको सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि मैग्नीशियम थोड़ा सा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा। मैग्नीशियम क्या होता है, थोड़ा सा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और वो ऑक्सीजन की लेयर उसके ऊपर डिपोजिट हो जाती है, जो कि उसका फर्दर दोबारा उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने नहीं देती। तो सैंड पेपर से रब करके हम लोग क्या करते हैं, उसकी ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करते हैं। एक तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखेंगे, जब आप फूलझड़ी को जलाते हो तो आपने देखा होगा एक चमकदार सी व्हाइट लाइट निकलती है, बिल्कुल सही। तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पर भी क्या होता है बेटा, एक वेरी ब्राइट व्हाइट लाइट, या फिर आप कहोगे कि व्हाइट, या फिर आप क्या कहोगे बेटा, व्हाइट डेजलिंग लाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, डेजलिंग का मतलब है चमकदार, आप वेरी ब्राइट वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये वाली पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब सवाल इसमें से वो आपसे पूछ सकता है। अभी हम आगे जाके जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैग्नीशियम में क्या हो रही है, ऑक्सीजन जाके जुड़ रही है, और हम आगे पढ़ेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही है, पर वो हम आगे पढ़ेंगे अभी नहीं। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो बेटा आपके लिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट होने वाली है कॉम्बिनेशन का ही दूसरा एग्जांपल जो हम पढ़ेंगे। बेटा मैंने कंपाउंड लिखा है आपके सामने, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड तो इसका नाम सभी को पता है, मगर आप लोग याद रखोगे इसका एक और नाम होता है सर क्विक लाइम। क्या होता है सर इसका नाम, क्विक लाइम। हिंदी भाषा में इसको बेटा चूना कहा जाता है। जब घर पे व्हाइट वॉश होता है तो मार्केट से चूना लाते हो, ये वही चूना है।
तो भैया चूना लाते हैं और उसको कहां डालते हैं, पानी में डालते हैं। तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड को कहां डाला, पानी में डाला। जैसे आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालोगे तो एक कंपाउंड बनने वाला है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनने वाला है, कंपाउंड बनने वाला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो सभी को इसका नाम पता है, आप लोग याद रखोगे कि सर इसको स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं और इसको एक और नाम से जाना जाता है बेटा, लाइम वाटर। प्लीज ये भी आप याद रखेंगे, इसको लाइम वाटर भी कहते हैं। बेटा जैसे आप चूने को पानी में डालोगे तो स्लेक्ड लाइम तो बनेगा ही, साथ ही साथ बहुत ज्यादा हीट भी रिलीज होने वाली है। तो इस रिएक्शन में भी हीट क्या होने वाली है सर, रिलीज होने वाली है। तो इन शॉर्ट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर यहाँ से, ये तो ठीक है, रिएक्शन तो ठीक है सर, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने पानी के अंदर डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हीट भी निकल गई। दो लोगों ने कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट दिया, कॉम्बिनेशन हो गई, हीट बाहर निकल रही है। अभी आपने कहा था हीट बाहर निकलेगी तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगी। और कुछ भी इंपॉर्टेंट है सर, तो हाँ बेटा इंपॉर्टेंट है, समझो क्या। देखो बेटा जो कैल्शियम ऑक्साइड है, याद रखना है कहां पे यूज होता है, ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। और आपका जो स्लेक्ड लाइम है वो कहां पे यूज होता है, तो आप लोग याद रखोगे इसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, व्हाइट वॉश के लिए इसी को क्या करा जाता है, यूज करा जाता है। प्लीज दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, जब आपने व्हाइट वॉश करा, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने वॉल्स पे लगा दिया, तो अब इसके बाद की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेचर में क्या होती है, CO2 होती है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ कंबाइन करके क्या बना के देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना के देता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके और क्या क्या नाम होते हैं, इसको लाइमस्टोन भी कहा जाता है और मार्बल भी कहा जाता है। इसी की वजह से क्या होता है बेटा, 2 से 3 दिन बाद आपकी वॉल क्या करने लगेगी, शाइन करने लगेगी। ठीक है, तो इट मींस 2 कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक तो मैग्नीशियम वाली और दूसरी कैल्शियम ऑक्साइड वाली। जितनी बातें मैंने बताई हैं उसके अलावा आपको और कोई बात याद रखने की जरूरत नहीं है। अब पेपर में क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप से पूछता है, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, जैसे मैं आपको ये सारी रिएक्शंस एक्सप्लेन कर दूंगा। पर याद रखना, देखो क्या हुआ, इसको क्या बोल रहा था मैं, स्लेक्ड लाइम या फिर लाइम वाटर। तो स्लेक्ड लाइम में से जब आपने क्या पास करी, CO2 गैस पास करी, तो आपको क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट मिला, जो कि कैसा होता है बेटा, मिल्की व्हाइट होता है। जो कि कैसा होता है, मिल्की व्हाइट होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि भैया CO2 को अगर आपको चेक करना है कि किसी रिएक्शन में CO2 रिलीज हो रही है या नहीं हो रही, जैसे यहां पे मैं बात कर रहा हूं, तो आप कैसे बता सकते हो CO2 रिलीज हो रही है नहीं, सर लाइम वाटर से CO2 को पास करेंगे तो वो कैसे हो जाएगी, मिल्की व्हाइट हो जाएगी। ऐसे आप क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो CO2 की प्रेजेंस को। ठीक है, समझ में आ रहा है। डीकंपोजिशन में क्या होता है, डीकंपोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है सर, वो एक से ज्यादा में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, डीकंपोजिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पक्का पेपर में यहां से सवाल मिलने वाला है। डीकंपोजिशन बेटा 3 तरीके से कराया जा सकता है, इसीलिए आपको 3 टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़नी है। नंबर 1 इज थर्मल डीकंपोजिशन, नंबर 2 इज फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन और द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। ठीक है, देखो थर्मल मीन्स समथिंग इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, समथिंग इज रिलेटेड टू हीट। इसका मतलब व्हेनेवर डीकंपोजिशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या फिर अगर डीकंपोजिशन हीट की वजह से हो रहा है तो उसको थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं। फोटो मतलब फोटो खींचने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है सर जी, लाइट की जरूरत पड़ती है। और अगर लाइट की प्रेजेंस में डीकंपोजिशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। और अगर इलेक्ट्रो मीन्स समथिंग इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डीकंपोजिशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन कहते हैं। आइए पढ़ते हैं तीनों रिएक्शन को एक एक करके। सर पहला आता है हमारा थर्मल डीकंपोजिशन। नंबर फर्स्ट इज थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन में क्या होगा, डीकंपोजिशन किसकी हेल्प से करेंगे बेटा, हम लोग हीट की हेल्प से करेंगे। किसकी हेल्प से करेंगे, हीट की हेल्प से करेंगे। 3 रिएक्शन बताऊंगा, उनके अलावा चौथी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। देखो
सबसे पहला आता है बेटा कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। प्लस जब भी आपको कार्बोनेट मिले और वो टूटे तो कौन सी गैस बाहर मिलेगी, CO2 गैस बाहर रिलीज हो जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा तो आपको CaO मींस क्विक लाइम मिला और CO2 गैस रिलीज हुई। कोई पूछ ले कि CO2 को कैसे डिटेक्ट करोगे, कैसे पता करोगे CO2 रिलीज हो रही है, तो अभी हमने डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले कि सर CO2 को अगर मैं लाइम वाटर से पास कराता हूं तो वो कैसा कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी, मिल्की व्हाइट। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, मगर जो बाकी की दो में थर्मल डिकम्पोजिशन आपको बताने वाला हूं 110% वो पेपर में दिखेगी आपको। देखो नेक्स्ट आता है बेटा, अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट मींस PbNO3 का होल ट्वाइस। अगर आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो बेटा तो आपके पास दो नहीं इस बार तीन चीजें आपको मिलने वाली है। नंबर फर्स्ट इज लेड ऑक्साइड, नंबर 2 इज NO2 और नंबर 3 इज ऑक्सीजन। मतलब एक तो लेड ऑक्साइड मिलेगा, वो भी कैसे कलर का होगा सर, येलो कलर का होगा। लेड ऑक्साइड कैसा होगा बेटा, येलो कलर का होगा। इसके अलावा NO2 गैस जो कि बाहर निकलेगी, पेपर में सबसे ज्यादा इसको पूछता है कि लेड नाइट्रेट को हीट करने पर एक ब्राउन कलर की गैस रिलीज होती है जिसका क्या नाम है बेटा, NO2। इसके ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं बेटा। नेक्स्ट एक और गैस रिलीज होती है, कौन सी, ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि किसके लिए यूज होती है, कंबशन के लिए यूज होती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का आपको ये रिएक्शन क्या है बेटा दिखने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा डिकम्पोजिशन, दैट इज अगर हम बात करें FeSO4 की, अगर हम बात करें FeSO4 की, बेटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर FeSO4 कैसा है, सॉलिड है, अगर FeSO4 कैसा है, सॉलिड है, तो इसका कलर कैसा होता है सर, ये व्हाइट कलर का होता है। FeSO4 अगर सॉलिड है तो कैसा होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। मगर अगर यही FeSO4 एक्वस है, ठीक है, मतलब अगर FeSO4 के साथ आपको क्या मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, एक्वस फॉर्म में इसका कलर कैसा होता है सर, तो याद रखेंगे एक्वस फॉर्म में इसका कलर होता है सर लाइट ग्रीन। एक्वस फॉर्म में इसका कलर कैसा होता है सर, लाइट ग्रीन होता है। देखो पहले तो क्या है, FeSO4 आपको कैसे मिलेगा, एक्वस फॉर्म में मिलेगा। आप उसको अगर हीट कर दोगे तो उसमें से पानी उड़ जाएगा। जैसे ही आपने उसको हीट करा उसमें से पानी उड़ गया, बिना पानी के FeSO4 सॉलिड स्टेट में कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा। मतलब कहानी यहां से स्टार्ट होने वाली है कि हमारे पास क्या है सर, FeSO4 है, और अगर मैं अब इसको हीट करूं, अगर मैं FeSO4 को हीट करूं तो क्या होगा बेटा, फिर आपको तीन चीजें मिलने वाली है। एक तो Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड, शायद आपने रस्ट का नाम सुना भी होगा, और एक SO2 गैस और एक SO3 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और साथ ही साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड भी। बेटा Fe2O3 कैसा होता है, आप लिख सकते हो रेडिश कलर, या मैं आपको कहूंगा कि बेटा आप यूज करना रेडिश ब्राउन कलर। देखो समटाइम्स क्या होता है, हमें ना कंफ्यूजन रहती है। जैसे मुझे सपोज कंफ्यूजन है कि Fe2O3 जो है ये या तो सर रेड कलर का होता है या फिर ब्राउन। तो थोड़ा सेफ खेलना सीखो आप ना तो रेड लिखो ना ब्राउन लिखो, आप क्या लिखो, रेडिश ब्राउन, जिससे आपके मार्क्स कट ना हो। बेटा SO2 और SO3 जो दोनों गैसेस हैं, इनकी स्मेल कैसी होती है सर, थोड़ी सी पंजेंट स्मेल होती है, या फिर आप कह सकते हो बेटा बर्निंग सल्फर जैसी, या फिर कैसी स्मेल होती है इनकी, बर्निंग सल्फर जैसी होती है। आपने एसिड रेन का नाम सुना है, एसिड रेन के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एसिड रेन के लिए क्या होते हैं, लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एसिड रेन का मतलब क्या है, ऐसा मान लो कि सर रेन में थोड़ा सा क्या आ गया, एसिड आ गया। अब भैया जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये नेचर में है, तो ये पानी आएगा तो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसलिए एसिडिक रेन के लिए भी क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये वाली रिएक्शन भी क्या होने वाली है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें टाइप नंबर 2 ऑफ डिकम्पोजिशन, दैट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि भैया फोटो खींचने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी,
लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करा रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, इसके दो फेमस एग्जांपल हैं। पहला AgCl। अगर आप AgCl को क्या करोगे, लाइट की प्रेजेंस में रख दोगे। ठीक है, लाइट को बेटा ऐसे भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है Hµ, या फिर लाइट ही लिखा हुआ मिल सकता है। AgCl लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है दो लोगों में, एक तो Ag में और एक Cl में। पर सर Cl तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती, वो तो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो Ag प्लस Cl2 की फॉर्म में आपको मिलने वाला है। AgCl का कलर याद रखना बेटा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो AgCl का कलर कैसा होता है सर, व्हाइट कलर का। कैसा होता है सर, व्हाइट कलर का। और सर Ag कैसा होता है भैया, सिल्वर कैसा होता है, ग्रे कलर का। सिल्वर कैसा होता है बेटा, ग्रे कलर का होता है। साथ ही साथ अगर आप याद रख सको तो प्लीज याद रख लेना कि जो क्लोरीन गैस निकल रही है वो कैसी होती है बेटा, ग्रीनिश येलो कलर की होती है। कैसी होती है क्लोरीन गैस, ग्रीनिश येलो कलर की होती है। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि सिल्वर क्लोराइड को लैब्स में डार्क कलर की बोतल में क्यों फिल करके रखते हैं, क्योंकि सर लाइट की प्रेजेंस में आती है वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और क्या बना देगा, Ag प्लस Cl2। इसी का दूसरा भाई भी जिसके बारे में आपसे क्या पता पूछ ले, AgBr। AgBr भी बेटा लाइट की प्रेजेंस में टूट जाएगा Ag प्लस Br2 में। देखो ऊपर वाली बात तो सेम है, AgBr भी व्हाइट कलर का होगा और Ag ग्रे कलर का होगा, मगर ये जो ब्रोमीन है ये कैसे कलर का होगा बेटा, ये रेडिश कलर का होता है। कैसा होता है, ब्रोमीन गैस कैसी होती है, रेडिश कलर की होती है। प्लीज आप इसको याद रखें। इसके बारे में आप एक इंपॉर्टेंट बात और याद रख सकते हैं, ये रिएक्शन जो है ये कहां पे यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। कहां पे यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। इसके अलावा आपसे इसके बारे में और कुछ नहीं पूछेगा, ऐसा हम आपसे कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है बेटा तीसरी डिकम्पोजिशन, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तीसरा डिकम्पोजिशन आता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता होगा बेटा, जिसमें डिकम्पोजिशन होगा इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। यहां से आपसे एक ही चीज पूछेगा, एक ही एग्जांपल के बारे में पूछेगा, जब आप पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करोगे तब क्या होगा। तो सर जी हमें पता है, हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी और ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ये बातें तो देखो सभी को पता है। पर पेपर में क्या पूछने वाला है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। आपसे ऐसा कहेगा कि भैया ये बताओ इनमें से कौन सी गैस एनोड पे डिपॉजिट होगी, कौन सी गैस कैथोड पे डिपॉजिट होगी, कौन सी गैस का रेशियो कितना होगा बाय वॉल्यूम और बाय मास, उसको हम समझते हैं थोड़ा सा। देखो मान लो कि हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है, और इसको हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है सर, पानी में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है। तो तार लेके डालोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, उड़ जाएगी ऊपर, किसी काम की नहीं है। तो हमने क्या करा सर, यहाँ पे दो मेटल की रोड्स ले ली। क्या ले ली हमने, दो रोड ले ली, जिनको हम लोग इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इनमें से एक एनोड होने वाली है, कैथोड होने वाली है, अभी बताऊंगा कि कौन सी क्या होगी। देखो क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए बाहर सेल या बैटरी लगानी पड़ेगी। तो देखो सेल के अंदर आपने दो चीजें देखी होंगी, एक बड़ा सा डंडा होता है, एक छोटा सा। बड़े वाले का मतलब है पॉजिटिव, छोटे वाले का मतलब है नेगेटिव। तो आपको क्या करना है बेटा, एक टर्मिनल को पॉजिटिव से और दूसरे टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। अब कौन सी एनोड है कौन सी कैथोड है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हम आपको ट्रिक बताएंगे, उसकी हेल्प से प्लीज आप उसको याद रखेंगे। आप सुबह उठ के बेटा पाव तो खाते होगे, है ना, पप्पे पाव, पाव भाजी तो सभी ने सुना होगा यार। ठीक है, तो पाव आपको याद रखना है PAO। सर जी इस पाव का मतलब क्या होने वाला है, क्या ये हमारे काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा। देखो बेटा P का मतलब है पॉजिटिव, A का मतलब है एनोड और O का असलियत में मतलब होता है ऑक्सीडेशन। पर तुम लोग याद रखोगे कि सर ने बताया था O का मतलब तो ऑक्सीजन होता है, O का मतलब ऑक्सीडेशन है, मगर तुम लोग याद रखोगे कि O का मतलब ऑक्सीजन है। क्या होगा सर इसका मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या है, आपकी एनोड है, और वहां पे कौन सी गैस तुम्हें मिलने वाली है, ऑक्सीजन मिलने वाली है। तो मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल मेरा एनोड हो गया, यहाँ पे कौन सी गैस मिलेगी मुझे, पानी में से O2 मिलेगी।
दूसरा इसी का अपोजिट आप याद रख सकते हो भैया, नेगेटिव टर्मिनल होगा, कैथोड होगा, वहां हाइड्रोजन मिलेगी। अगर याद ना रहे तो तुमने गाना सुना होगा छोरे एनसीआर वाले, बस तुम्हें वही याद रखना है बेटा, एनसीआर। एन का मतलब नेगेटिव, सी का मतलब कैथोड, और बेटा आर का मतलब क्या होता है, वैसे रिडक्शन होता है। आर का मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसका मतलब सर एन का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल क्या होगी सर, कैथोड होगी, और अगर उस पे ऑक्सीजन डिपॉजिट हो रही है तो इस पे कौन सी गैस डिपॉजिट होगी सर, हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगी। अगर पेपर में पूछ ले कि ऑक्सीडेशन कौन सी रोड पे होता है, तो प्लीज आप याद रखेंगे, पाओ में आपको मिल जाएगा ओ, ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा और रिडक्शन कैथोड पे होगा। इसके अलावा सर और कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ से, हाँ पहली बात तो इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन कौन सी उस पे मिल रही है बेटा आपको, कैथोड पे, और ऑक्सीजन कहां पे मिल रही है बेटा आपको, एनोड पे मिल रही है। इसके अलावा इस जब आप ये कर रहे होगे इसका डिकम्पोजिशन, तो इसमें बेटा थोड़ा सा क्या डाला जाता है, एसिड डाला जाता है, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड इसके अंदर ऐड करी जाती है, क्योंकि वाटर तो क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी तो अच्छी नहीं होती, तो पूछ लेगा पेपर में तो इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स ऑफ एसिड क्यों डाली जाती है, तो आप याद रखेंगे वाटर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। एसिड क्यों डाला जाता है उसमें, तो आप याद रखेंगे सर पानी की जो कंडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए हम उसके अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिड ऐड करते हैं। इसके अलावा सर और कुछ भी पूछ सकता है भाई, बिल्कुल पूछ सकता है। एक सवाल वो ये पूछता है कि ये बताओ यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस डिपोजिट हो रही है कैथोड और एनोड पे, उनके वॉल्यूम का क्या रेशियो होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वॉल्यूम का रेशियो आपसे पूछने वाला है। देखो दो तरीके हैं, एक जो एक्चुअली में जो पता चलता है उससे, और दूसरा हम आपको एक सिंपल तरीका बताएंगे। वो पहला तरीका यह है कि आप पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लो। आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ भी दो है, ऑक्सीजन एक है, वहां दो है, तो सर यहाँ पे दो आ जाएगा। ऐसा करने से बेटा क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे चार हो गए, तो यहाँ भी चार करने पड़ेंगे। देखो इंपॉर्टेंट चीज पर आप लोग ध्यान दे लेना, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, दो, और ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है, एक, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वॉल्यूम का जो रेशियो आता है वो क्या आता है बेटा, 2:1 आता है। जिस बच्चे को बैलेंसिंग करनी नहीं आती, तो जिसको दिमाग का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, वो क्या याद रखेगा, वो याद रखेगा सर जी पानी तो है H2O, इसी में तो पूछ रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वॉल्यूम का रेशियो। यहाँ हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं बेटा, दो, और ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, एक, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वॉल्यूम का रेशियो क्या हो गया, 2:1। बेटा पेपर में हो सकता है आपसे मास का रेशियो भी पूछ ले उन दोनों के, तो मास का रेशियो आपने 9th में वैसे पढ़ा होगा 1:8 होता है। जिसको नहीं पता वो सुन लेना, जिसको नहीं पता वो सुन लेना। देखो जैसे मैंने आपसे कहा भैया आपके पास वाटर है, आपके पास क्या है, वाटर है, हाइड्रोजन का मास आपको पता होगा कितना होता है 1, मगर दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का 16, और 2 से 16 को कट करोगे तो रेशियो हो जाएगा 1:8। इसके अलावा आपसे और वो कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक है सर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हमने आपसे कहा था कि भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। मतलब जैसा अगर कुछ सीन ऐसा है A प्लस BC, अगर A ज्यादा पावरफुल है B कम पावरफुल है, तो A यहां से B को हटा देगा और AC प्लस B बन जाएगा। सर ये पता कैसे चलता है कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, भैया रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलता है, जो अभी हम तुम्हें सिखाने वाले हैं वो भी ट्रिक के साथ, तो वो तो तुरंत ही याद हो जाएगी। पर एक बार एग्जांपल देखो, एग्जांपल ये है बेटा, हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, आयरन है और कॉपर सल्फेट है। हमारे पास क्या है, आयरन है और कॉपर सल्फेट है। आप बेटा दो तीन बातें याद रखना मेरी, FeSO4, CuSO4 और ZnSO4, इन तीनों का कलर आप जरूर याद रखेंगे और आज ही याद रहना चाहिए। अगर ये तीनों किस फॉर्म में है बेटा, सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड फॉर्म में तो सर ये तीनों कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो तीनों का कलर कैसा है सर, व्हाइट कलर का है। मगर बेटा अगर ये एक्वस फॉर्म में आपको मिल रहे हैं, मतलब FeSO4 मिल रहा है अगर आपको एक्वस फॉर्म में, CuSO4 मिल रहा है आपको एक्वस फॉर्म में, और ZnSO4 अगर आपको एक्वस फॉर्म में मिल रहे हैं, तब इनके कलर क्या होने वाले हैं, तो बेटा अब इनके कलर बदल जाएंगे। FeSO4 का कलर होता है सर लाइट ग्रीन, कैसा होता है सर, लाइट ग्रीन। CuSO4 का कलर होता है ब्लू, और ZnSO4 कैसा होता है, कलर
लेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इनको याद रखें, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बेटा अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा सीन है, आपने क्या करा, CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, जो कि कैसे कलर का होता है सर, ब्लू कलर का होता है। CuSO4 का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा कैसे कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा सर। अब हम लोग क्या करेंगे सर, इसके अंदर एक आयरन नेल डिप कर देंगे, हम लोग क्या कर देंगे, इसके अंदर एक आयरन नेल डिप कर देंगे, ठीक है, CuSO4 में आयरन नेल डाल दी। अब बेटा 20 से 25 मिनट बाद आप एक चीज ऑब्जर्व करने वाले हो, 20 से 25 मिनट बाद आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि सर जी ये जो कलर था ना इसका, CuSO4 का जो एक्वस सॉल्यूशन था, इसका कलर चेंज हो रहा है सर, इसका कलर चेंज हो गया, और चेंज होके क्या हो गया, लाइट ग्रीन हो गया सर, कैसा हो गया, चेंज होकर के लाइट ग्रीन हो गया। और सर हमने एक और चीज और नोटिस करी, ये जो आयरन नेल थी ना सर, इसके ऊपर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस भी डिपॉजिट हो गया, इसके ऊपर क्या हो गया सर, एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस भी डिपॉजिट हो गया। तो अब समझो कि एक्चुअल में रिएक्शन क्या हुई है। देखो CuSO4 था कैसे कलर का, ब्लू कलर का, इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा था, ब्लू कलर का था। या चलो अगली पेज पे समझते हैं, अगली स्लाइड पे। आपके पास क्या था बेटा, Fe था, आपके पास क्या था, आयरन था, आपने आयरन नेल को ऐड करा CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में, जो कि कैसे कलर का था, ब्लू कलर का था। इसके बाद से वो लाइट ग्रीन कलर का कंपाउंड क्यों मिला होगा, क्योंकि बेटा जो आयरन है वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है। तो आयरन यहां से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा सर, FeSO4 बनेगा, और कॉपर अकेला आपको मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर हमें ये कैसे पता चलने वाला है, सर हमें ये कैसे पता चलने वाला है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव और कौन कम रिएक्टिव है, कि आपने कैसे बता दिया आयरन ज्यादा रिएक्टिव और कॉपर कम, तो इसके लिए भी मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताने वाला हूं, ठीक है। और बेटा FeSO4 कैसा होता है, इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा, लाइट ग्रीन कलर का होगा, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। सर क्यों पढ़नी है रिएक्टिविटी सीरीज, याद तो कर लिया कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, देखो क्यों पढ़नी है, क्योंकि अगर कल के दिन वो ये देने लगे Zn प्लस FeSO4 बताओ क्या होगा, वो आपसे कहने लगे Cu प्लस ZnSO4 बताओ क्या होगा, तो इसके लिए बेटा हमें थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आओ पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को, और बहुत आसान है, ट्रिक से आपको बहुत प्यार से याद भी हो जाएगी, ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो पहले मैं यहाँ पे एलिमेंट लिख देता हूं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। इसमें जो लोग ऊपर की तरफ है वो हाईली रिएक्टिव है, और बेटा जो लोग नीचे की तरफ है उनकी रिएक्टिविटी कैसी है सर, कम है। नीचे वाले कम रिएक्टिव है, ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा पावरफुल है, मतलब ऊपर वाला बंदा नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, शुद्ध भाषा में ये है। अब सर ये हमें याद कैसे होगी, कोई आसान तरीका बता दो सर। बहुत आसान है यार, ठीक है। देखो केदारनाथ टेम्पल के बारे में आप लोग सब जानते हैं, कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। वहां पे एक माली है जो क्या कर रहा है, आलू पका रहा है, बस दिक्कत एक है, वो आलू थोड़े फीके पका रहा है। भैया फीके पकाएगा तो तुम्हारा स्वाद क्या होगा, खराब हो जाएगा, और खराब स्वाद को सही करने के लिए हम लोग क्या खाएंगे, चाप खाएंगे। अरे सर जी क्या कह दिया, कुछ समझ नहीं आया, अब आएगा। देखो आपको क्या याद रखना है, केदारनाथ का माली क्या करता है, केदारनाथ का माली आलू पकाता है सर जी, आलू जरा फीके क्या करता है, आलू जरा फीके पकाता है। भैया केदारनाथ का जो माली है वो आलू फीके पकाता है, तो स्वाद खराब हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या खाएंगे, चाप खाएंगे। इसलिए हम लोग क्या खाएंगे सर, हम लोग चाप खाएंगे, CHAAP, ठीक है। 3-4 बार इसको पढ़ना पक्का है, थोड़ी देर में आपको याद हो जाएगी कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, इसलिए टेस्ट को अच्छा करने के लिए हम लोग क्या खाएंगे, चाप खाने वाले हैं।
चलो सर नेक्स्ट देखते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, देखो जैसे मैंने अब आपको पहली रिएक्शन में Fe और कॉपर को देखने के लिए कहा था, तो बेटा देखो ये रहा आयरन और ये रहा कॉपर। आयरन ऊपर आता है, वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और FeSO4 प्लस Cu बना लिया। Zn और Fe में कंपैरिजन कर लेते हैं, Zn और Fe में कौन ऊपर आ रहा है। ठीक है, Zn और Fe में कौन ऊपर आ रहा है, ये रहा जिंक, ये रहा आयरन। जिंक ऊपर आ रहा है, इसका मतलब जिंक ज्यादा पावरफुल है, जिंक यहां से आयरन को हटा देगा, Zn प्लस SO4 और आपको क्या मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा। ZnSO4 का जो कलर होता है एक्वस में वो कैसा होता है सर, कलर लेस होता है। कैसा होता है, कलर लेस। बेटा Cu और Zn में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो क्या होने वाला है बेटा, ये रहा जिंक और ये रहा कॉपर। जिंक ज्यादा पावरफुल है भाई, जिंक ज्यादा पावरफुल है, तो क्या कॉपर इसको हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, मुझे लगता है आपको रिएक्टिविटी सीरीज बेटा समझ में आ गई होगा सर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहां पर क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। कैसे होते हैं वो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, देखो यहां पे पहली बात आपको दोनों लोग जोड़े में मिलने वाले हैं। दोनों लोग किस में मिलने वाले हैं, जोड़े में मिलने वाले हैं। यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, अपने आयंस क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। देखो जब भी आपको कोई कंपाउंड मिलेगा तो मैंने बताया था पहला वाला बंदा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, चार्ज कुछ भी हो, +1 +2 +3 +4 डजंट मैटर, बट पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। 99% ऑफ कंपाउंड्स में बात फॉलो करेगी, कहीं कहीं पर नहीं भी करती है, अभी बताऊंगा तो परेशान हो जाओगे, इसलिए बाद में डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। तो देखो पॉजिटिव चार्ज हमें पता है नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ए किसके साथ जाने वाला है सर, डी के साथ जाने वाला है, और वहीं सी किसके साथ जाने वाला है, बी के साथ जाने वाला है। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिएक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे पढ़ाता रहूं ऐसे पढ़ते रहना, मजा भी आएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। देखो बेटा आपके पास क्या है, लेड नाइट्रेट है, और जब इसकी रिएक्शन आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराओगे, ये दोनों ही सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस होते हैं। पर जैसे ही आप लोग क्या करोगे, इसको मिला दोगे, जैसे आप इन दोनों को क्या करोगे, मिला दोगे, तो देखो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस में लेड किसके साथ मिलेगा, आयोडीन, और पोटेशियम किसके साथ मिलेगा, नाइट्रेट के। तो क्या मिलेगा सर, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट हमको मिलने वाला है। देखो देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात ये थी कि जो लेड आयोडाइड होता है वो कैसे कलर का कंपाउंड मिलेगा, एक तो येलो कलर का, और वो भी क्या मिलेगा, येलो कलर का, पीपीटी का मतलब है प्रेसिपिटेट। क्या मिलेगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। सर जी ये प्रेसिपिटेट क्या है, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है यार, समझो क्या है प्रेसिपिटेट का मतलब, याद रखना इनसॉल्युबल सॉलिड जो होगा आपके सॉल्यूशन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। समझने के लिए ऐसा समझ लो, पानी में आपने सैंड को ऐड करा, मिट्टी नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है, नहीं घुलती, वो इनसॉल्युबल है उसमें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। सिमिलरली जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो क्या होगा, नीचे की तरफ एक कंपाउंड आपको मिलने वाला है, वो क्या होता है, लेड आयोडाइड, जो कि इनसॉल्युबल होता है, और ऊपर पोटेशियम नाइट्रेट नाचता रहेगा। ठीक है, तो याद रखना लेड आयोडाइड कैसा होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। नेक्स्ट सर और कुछ हमें यहां से याद रखना है, तो और भी दो रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखनी है, डबल डिस्प्लेसमेंट की, इन तीन के अलावा आपसे कोई और नहीं पूछेगा। देखो नेक्स्ट आती है बेटा कौन सी, अगर हमारे पास क्या है, बेरियम क्लोराइड है, और उसके अंदर हमने क्या ऐड करा, सोडियम सल्फेट को ऐड कर दिया, तो फिर से म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। बेरियम किसके साथ मिल जाएगा, सल्फेट के साथ, और Na किसके साथ मिल जाएगा बेटा, सोडियम किसके साथ मिलेगा, क्लोराइड के साथ मिलने वाला है। सोडियम किसके साथ मिलने वाला है, क्लोराइड के साथ मिलने वाला है। याद करने वाली बात यह है कि सर जो बेरियम सल्फेट है वो भी एक प्रेसिपिटेट बनेगा, वो भी कैसे कलर का, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलने वाला है। आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो,
मैं इसमें कैसा एरो बना रहा हूं, डाउनवर्ड एरो बना रहा हूं, क्योंकि प्रेसिपिटेट नीचे की तरफ बैठ जाएगा। जैसे गैस के लिए अपवर्ड एरो का यूज करते हैं, ऊपर की तरफ उड़ जाती है, तो प्रेसिपिटेट के लिए डाउनवर्ड एरोस का यूज किया जाता है। बेटा नेक्स्ट जो आपको याद रखनी है, लास्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके अलावा आपसे कोई रिएक्शन नहीं पूछेगा, जितनी मैंने पढ़ाई है बस वही आपको पढ़नी है। तो बेटा क्या है हमारे पास, क्या है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है। जब आप इसमें क्या ऐड करोगे बेटा, NaCl को ऐड करोगे, तो Ag किसके साथ कंबाइन होने वाला है, क्लोरीन के साथ, और Na किसके साथ कंबाइन होने वाला है, NO3 के साथ। यहाँ पे जो AgCl है वो क्या बनने वाला है बेटा, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। AgCl भी क्या मिलने वाला है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलने वाला है। यही 3 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको याद रखनी है, इसके अलावा कुछ और आपको याद नहीं रखनी है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जाता हूं। टीचर जनरली यहीं पे इसको खत्म कर देते हैं, पर आप एक चीज ऑब्जर्व करो। देखो मैंने आपको 3 रिएक्शन पढ़ाए डबल डिस्प्लेसमेंट। पहले में येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना, फिर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना, फिर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है? हाँ यार, सभी डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट बन रहा है ये तो क्या ये चीज 100% ट्रू होगी? मतलब कल को अगर असर्शन रीजन में एक स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाए, ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर, जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उनको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर प्रेसिपिटेशन, क्या ये ट्रू है? तो आधे बच्चे कहेंगे हाँ जी सर ने 3 एग्जांपल बताए थे, तीनों में प्रेसिपिटेट बन रहा था। पर बेटा ऐसा नहीं है, सुनो क्यों, इंपॉर्टेंट बात सुन लेना क्यों। जो डबल डिस्प्लेसमेंट आप लोग पढ़ रहे हो ना बेटा, जनरली टीचर इस बात को नहीं बताते, पर प्लीज आप सुनो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप की होती है बेटा, एक तो प्रेसिपिटेशन, एक तो प्रेसिपिटेशन, जो आप लोग अभी तक पढ़ रहे थे। प्रेसिपिटेशन वो होती है द रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट टेक्स प्लेस, जिनके अंदर वो इनसॉल्युबल सॉलिड बनेगा, जो अब तक तुमने तीनों पढ़ी। पर बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और टाइप है यार, डबल डिस्प्लेसमेंट का तो एक और टाइप है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। तो चैप्टर नंबर 2 आएगा अभी, एसिड बेस एंड सोल्ट, वहां पे हम लोग डिटेल में न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, पर मैं हल्का सा टच दे देता हूं जिससे समझ में आ जाए आपको। देखो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा यार तुमने कि एसिड प्लस बेस, जब आप एसिड में बेस को ऐड करते हो तो क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर बनता है। बेटा इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उससे समझो। देखो भैया हमने एसिड ले लिया HCl, हमने बेस लिया NaOH, क्योंकि मुझे क्या समझना है, डबल डिस्प्लेसमेंट में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होते थे। मैंने आपसे कहा था कि पहला बंदा प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, मतलब H किसके साथ जाके मिलने वाला है, OH के साथ जाके मिलने वाला है। देखो जब H OH के साथ जाके मिलेगा तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, H कितने हो गए, 2 और एक ऑक्सीजन, H2O बनेगा सर एक तो। और भैया सोडियम किसके साथ जाके मिलेगा, Cl के, क्लोरीन के, तो क्या बन गया सर, टाटा सोल्ट, NaCl बन गया सर, नमक बन गया। बेटा यहाँ पे जो NaCl है वो प्रेसिपिटेट नहीं होता, NaCl जो प्रेसिपिटेट नहीं है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा प्रेसिपिटेट बने ऐसा जरूरी नहीं है। वो 2 तरीके की होती हैं, प्रेसिपिटेशन और एक न्यूट्रलाइजेशन। प्रेसिपिटेशन में जहां पे पीपीटी की फॉर्मेशन होती है प्रेसिपिटेट बनता है, न्यूट्रलाइजेशन में क्या बनता है, एसिड प्लस बेस मिलके सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो और आप चाहते हो कि हम आगे भी और वीडियो लेके आए इसी तरीके से, तो भैया प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों तक पक्का शेयर कर देना इसको, और हम अगली वीडियो में मिलेंगे इसी तरीके से जबरदस्त कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।